आपका हमारे शो में जिसका नाम है टैलेंट्स ऑफ इंडिया। तो आपका हमारे शो में स्वागत है, टैलेंट्स ऑफ इंडिया। तो टैलेंट्स ऑफ इंडिया का मकसद क्या है, टैलेंट्स ऑफ शो कुछ शुरू करने का मकसद क्या है, तो सबसे पहले तो ये जान लेते हैं। तो आज जो मेहमान हमारे यहाँ आने वाले थे, कुछ टेक्निकल इशू है जिसकी वजह से वो हमारे साथ नहीं जुड़ पा रही हैं। मेहर खान जी तो कभी और लाइव आएंगी वो हमारे साथ। तो आज मेरे दर्शकों को जो मुझसे प्यार करते हैं और जो मुझे जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, वो मुझसे कुछ क्वेश्चन करना चाहते हैं। तो ऐसे कुछ मेरे साथ फ्रेंड्स जुड़े हैं, तो जो मुझसे क्वेश्चन करेंगे इस शो के बारे में, मेरी जानकारियों के बारे में। तो आइए दोस्तों, आज मैं अपनी जिंदगानी आपको बताने जा रहा हूँ। और मेरे दोस्तों, ये शो मैंने इसलिए शुरू किया है कि मैंने अपने बचपन में बहुत संघर्ष किया है। और एक सफल गीतकार, एक सफल एंकर, एक सफल म्यूजिक डायरेक्टर, और मतलब मैंने जितने भी टैलेंट हासिल किए उसमें एक मुकाम भी हासिल किया। ज़्यादा दूर तो नहीं, छत्तीसगढ़ लेवल तक तो मैंने प्रयास किया है। और इस दौर में मैंने बहुत सारे संघर्ष किए अपने जीवन में। और सपोर्ट में क्या है, तो मेरे कुछ दोस्त हैं, कुछ मित्र हैं जो मेरे बारे में जानना चाहते थे। तो आइए आज का शो ट्रांसलेट कर देते हैं। मेहर खान जी फिर आएंगी हमारे पास। तो आज का शो है मेरी जिंदगी के बारे में हम जानते हैं। तो हमारे साथ मेरे एक दोस्त हैं जिनके दिल में मेरे लिए बहुत सारे सवाल हैं। तो मैं वेलकम करता हूं उनका आज हमारे शो में, टैलेंट्स ऑफ इंडिया में। और संगीत के बहुत अच्छे शौकीन हैं और गाते भी हैं, उपकार शर्मा जी। स्वागत है आपका उपकार शर्मा जी हमारे शो में। हमारे शो में आप आए उसके लिए बहुत 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 धन्यवाद। शुक्रिया। और आप एक अवसर दिए कि हम मतलब आपसे ही कुछ पूछ पाएँ, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। और क्या होता है भैया कि आपने तो बहुत अच्छा ही एक प्रोग्राम चलाया है, इसके बारे में कुछ भी कहना कम पड़ेगा। तो इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद पहले तो, क्योंकि आप बहुत लोगों को चांस भी दे रहे हैं इस प्रकार से आने के लिए, एक स्टेज दे रहे हैं, और ये बहुत बड़ी बात होती है आज के समय में। और प्रश्न तो हमेशा बने रहता है कि भई जो सबसे प्रश्न कर रहा है वो खुद टैलेंटेड पर्सन है, गीतकार, संगीतकार है, गायक है, और एक नहीं 2-3 भाषाओं को भी रिप्रेज़ेंट करते हैं, में भी अपनी मतलब प्रस्तुति प्रदान करते हैं। तो वो व्यक्ति के बारे में हम भी जाने कि भई आखिर क्या है? तो हम ये जानना चाहते थे कि जैसे म्यूज़िक में आपकी शुरुआत का, जैसे आप तो बोले कि संघर्ष रहा है लाइफ़ में, संघर्ष तो करते हैं, उसी से सफलता मिलती है। तो जो आपकी शुरुआत हुई कि आप संगीत से जुड़ने का जो एक एक रुझान होता है या जो एक चीज़ होती है, वो आपको कहाँ से मिला मतलब? जी देखिए, एक्चुअली मैं जब स्कूल में पढ़ा करता था तो कुछ कुछ छोटी मोटी शायरी या कविता स्कूल के बारे में, जैसे मेरे सर होते थे, मैं प्रणाम करता हूँ जिनसे मैंने शिक्षा ली है, नारद सर जी, और अभी भी हैं हमारे साहू सर जी, ईश्वर उनको बड़ी उम्र दे। तो उन लोगों ने मुझे जो पढ़ाया है और जो उन लोगों ने मुझे सहयोग किया, ये दो सर ऐसे थे जिन्होंने मेरी जिंदगी को एक 3 साल की क्लासेस में, जब मैं 7, 8, 6 में था, तो मुझे वो बहुत प्यार करते थे। तो स्कूल में जब था तो उस वक्त मैं लिखा करता था, बट मुझे ये नहीं मालूम था कि मैं एक राइटर भी हूँ, और इस चीज को मैं भूल चुका था। उसके बाद जब काफी समय गुजरा तो मैंने लोक स्वर पेपर था यहाँ बिलासपुर में, तो लोक स्वर पेपर में अपनी कुछ कविताएं दिया करता था। बट उस वक्त भी मुझे ये नहीं पता था कि आई एम राइटर, मतलब मैं लिखता हूँ, ऐसा कुछ मतलब ना तो गुमान था ना जानकारी थी। फिर मैं बचपन में मिमिक्री करने लगा, मतलब फिल्मी कलाकारों की आवाज निकालता था और फिल्मी कलाकारों से की एक्ट करता था। तो मेरी शुरुआत हुई एक मिमिक्री आर्टिस्ट, और फिर मेरी शुरुआत हुई 91 92 में एक बहुत ही बेहतरीन एंकर के रूप में और एक मिमिक्री आर्टिस्ट के रूप में। यहाँ तक का मेरा पहला सफर था। और जैसे कि मैंने पहले शो में बताया था कि कैलाश जी और कविता जी ने मुझे पहला मंच दिया था। उसके बाद छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, सब मध्य प्रदेश एक हुआ करता था, तो मध्य प्रदेश लेवल पर मैंने 93, 4, 5 में कंटिन्यूशन में 3 साल तक बेस्ट कॉमेडियन का अवार्ड हासिल किया था। मतलब मैं मध्य प्रदेश बेस्ट कॉमेडियन रह चुका हूँ। तो ये मुझे अवार्ड मिले थे, उस वक्त की ये मेरी उपलब्धियां थी। फिर उसके बाद जिंदगी धीरे धीरे आगे बढ़ते गई। तो जैसे आपने बताया कि आप मिमिक्री भी करते थे, तो कुछ
कुछ मिमिक्री हो जाए, कुछ मिमिक्री आइटम हो जाए। हाँ, मिमिक्री तो काफी किया करता था, फिर पुरानी यादें थी। उसके बाद एक और दौर चला था मेरी लाइफ में कि हम जागरण में आ गए, और मतलब जी। मिमिक्री का दौर था 95 96 तक। 96 तक तब स्टैंड अप कॉमेडी का जमाना नहीं था। बीच में 10-15 मिनट ऑर्केस्ट्रा में कॉमेडी मिमिक्रीज हुआ करते थे। चलिए मैं आप दोनों को एक दो वाइस सुना रहा हूँ। जी, जी, जी। राजकुमार साहब, जानी, हम राजा हैं और राजा ही रहेंगे। और रही बात तुम्हारी, तो हम कसम खाते हैं कि हमारे इंडिया में जितने बेहतरीन मोती और बेहतरीन कलाकार हैं, हम अपने टैलेंट्स ऑफ इंडिया के पेज के दम से उन्हें मुकाम देंगे। ये राजेश्वर सिंह का वादा है, वादा है, समझे जानी। उसके बाद वो दौर था, मैं मतलब प्रैक्टिस ही उसमें हुआ करती थी, तो करीबन 100 फिल्मी कलाकारों की आवाज उस वक्त मैं निकाला करता था। बेस्ट शाहरुख खान, नाना पाटेकर, परेश रावल एंड जगदीप, काफी सारी आवाजें थी। और वो दौर था, एक मिमिक्री का दौर था, मिमिक्री का समय था, लोग पसंद करते थे। यंग यंग टाइमिंग थी हमारी। तो जगदीप जी, अरे अरे भैया, अरे तुम आओ नाम, अरे हम आओ नाम, सुरमा भोपाली ऐसे ही नहीं है भैया। अरे हम बहुत, अरे बहुत परेशान है भैया। अरे आज हमारी अरे मेहमान नहीं आ पाई, हम परेशान हो गए। फोन पे फोन किए, कॉल पे कॉल किए। अरे भैया बहुत टेक्निकल प्रॉब्लम था भैया, क्या बताए भैया। तो ये जगदीप जी की आवाज थी, और काफी कुछ मिमिक्री किया करता था उस वक्त। और तब मैंने 1.5 साल पूना इंस्टीट्यूट में मुंबई में कोर्स किया एक्टिंग का। बट अपनी फैमिलीज के वजह से मैं कभी जा नहीं पाया। ये मेरा सौभाग्य बोलिए, या अपने फैमिली के लिए समय दे दिया मैंने, तो वहां तक नहीं पहुंच पाया। या कांटेक्ट थे, वो दौर नहीं मिला। तो जैसे बोले एक्टिंग कोर्स किए हैं भैया आप सर, तो मतलब एक्टिंग, हालाँकि कुछ तो प्रोग्राम में एक्टिंग तो कर ही लेते होंगे स्टेज में तो करते ही हैं, गाते समय हो ही अ, जाता होगा। लेकिन मतलब आज एक्टिंग लाइन के लिए ट्राई नहीं किए? आजकल के मतलब जो अभी। हमने इस बारे में, उपकार जी पहले भी बात की, हमारे ऑडियंस आए थे तो उन्होंने भी बात की इस बारे में। जैसे कि हमारी पौलमी घोष जी आई थी, उन्होंने बताया कि आजकल के सिंगर एक्टिंग के साथ साथ, और जो मैं जानता हूं कि जैसे हम सिंगिंग करते हैं, तो जैसे मैंने 95 तक का तो आपका दौर बताया। उसके बाद ये जो मेरे प्लस थे, मतलब मैंने 95 96 के बाद, 97 के बाद मैंने माता का जगराता प्रारंभ किया, और मतलब सिंगिंग मैंने सीखना स्टार्ट किया, और सिंगिंग मैं करने लगा। तो माता का जागरण करने में मेरा ये सारी चीजें मेरे प्लस होते चले गई, कि जागरण में लोगों को हंसाना, प्रेजेंट ऑफ माइंड रहना, और मिमिक्री भी मेरे काम आने लगी, एंकरिंग भी मेरे काम आने लगी। तो दूसरी बात, डांसिंग काम आने लगी, क्योंकि जागरण में जब मैं नाच के गाता हूँ तो आज भी लोगों को पसंद आता है। तो ये सारी चीजें जो टैलेंट्स होते हैं वो काम आते हैं। और जैसे कि हमारी पौलमी घोष जी ने बताया था कि आज के दौर में, पहले के जमाने में सिंगर एक जगह खड़ा होकर गाता था, मुकेश जी, रफी जी, और इनके गीत ऑर्केस्ट्रा वाले भी गाया करते थे, वो दौर अलग था। और आज का दौर है कि जब तक आप मस्ती करके नहीं गाएंगे, स्टेज पर परफॉर्म नहीं करेंगे, मतलब एक सिंगर के साथ साथ आपको एक एंटरटेनर भी रहना है। जब आप खुद नाचेंगे तब आपके साथ पब्लिक नाचेगी। जब आप खुद नहीं नाच पा रहे हैं, जब आप खुद एक जगह खड़े होकर परफॉर्म कर रहे हैं, तो आप पब्लिक को नहीं नचा सकते। तो एंटरटेनर में बहुत सारे छत्तीसगढ़ में अच्छे एंटरटेनर हैं, जिनको हम लेकर आएंगे अपने पेज पर। जैसे ऑर्केस्ट्रा के क्षेत्र में सारिका बुझादे, जो कि रायपुर की एक बहुत अच्छी आर्टिस्ट है, मुझे भाई मानती हैं। वो भी बहुत अच्छी आर्टिस्ट हैं, बहुत पब्लिक के बीच में झूम के गाती हैं। तो उनका दौर है, मतलब लोग पसंद करते हैं, लोग चाहते हैं कि जिन्हें हम बुला रहे हैं सिंगरों को। अच्छा, लोगों में एक बात होती है ऑडियंस में कि लोग चाहते हैं कि जिसके साथ हम जिसे हम बुला रहे हैं अपने शो में, वो हमारे साथ नाचे, हमारे साथ गाए, हमारे साथ झूमे। तो एक जब हम किसी के घर में कार्यक्रम करने जाते हैं, एक पारिवारिक रिलेशन जब बन जाता है, तब उसका आनंद अलग होता है। फिर वहां संगीत किनारे हो जाता है,
एक परफॉर्म अपनी जगह आ जाता है। एक लगाव मतलब पारिवारिक लगाव बन जाता, फिर उसका मजा भी अलग हो जाता होगा। जी जी। ये और ये कह रहे थे कि जैसे एक चीज होता है कि स्टेज देखिए फियर अभी होता है, मैंने, जैसे अपने देखिए देखने वाले देखिए बहुत लोग देखिए ऐसे होंगे। उपकार जी देखिए, अभी मैंने जी सारिका जी जी को याद किया, और देखिए मेरी बहन है, मेरी पुकार वहां तक पहुंच गई। और सारिका जी अभी स्क्रीन पर जी कमेंट्स जी में जी। हैं। अब मेरी बहुत अच्छी बहन है, क्या और वाह, मेरा नाम। और और बिल्कुल आपका नाम तो मुझे लेना ही है कि जैसा एक्चुअली में मैं परफॉर्म करता हूँ, तो अगर लेडीज सिंगर में जाना जाए तो सारिका जी को मैं बेस्ट मानता हूँ इस चीज में, और काफी अच्छी सिंगर हैं, और आज लाइव हमारे हमको देख रही हैं। तो थैंक यू। मिलेंगे, और बहुत जल्दी मैं इनको लाइव लेकर आ रहा हूँ। बहुत अच्छी इंटरटेनर हैं, बिल्कुल और बिल्कुल। सबसे अच्छी बात मैं इन्हें प्रणाम करता हूँ कि शो के साथ साथ ये अपने परिवार को भी बांधे रखती हैं, और अपने परिवार को ये सजाए रखती हैं, और बहुत ही मेहनती हैं। थैंक यू सारिका जी, आपने कमेंट्स की उसके लिए दिल से शुक्रिया। तो आइए आपका तो नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन। हमारा ये था कि जो जी हाँ, ये था कि जैसे कि स्टेज फियर होता है, जैसे अपने जो आने वाले जो नए कलाकार हैं या बहुत सारे तो पुराने कलाकारों को भी रहती है कुछ कुछ, लेकिन जैसे नॉर्मली है, इससे निकलने का कोई उपाय जो अपने आज के बच्चों को सीखने को मिले आपसे? कोई ऐसा उपाय कि हाँ, एक स्टेज फियर होता है कि हम स्टेज में जाके गा रहे हैं या कुछ परफॉर्म कर रहे हैं, तो हार्ट बीट बढ़ जाते हैं, यहाँ पर ढक ढक होने लगता है, तो वो सबको दूर करने का कोई छोटा मोटा टेक्निक? देखिए यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूंगा आपसे कि भले जब हम प्रोफेशनल बन जाते हैं तो लोग आसानी से लेते हैं, वो एक अलग चीज है। लेकिन सच्चाई ये है कि लोग ही कहते हैं माइक पकड़ना बहुत आसान नहीं होता है। उसके लिए बहुत जिगर बिल्कुल सही बात है। की जरूरत होती है, बहुत कॉन्फिडेंस। और अब खैर अब चिंता की बात नहीं है उपकार जी, अब तो छोटे छोटे बच्चे गा रहे हैं, और मेरा बालक भी मतलब ऑटोमेटिकली उसके अंदर कुछ कुदरती ऐसा हुआ था कि वो भी 11-12 साल की एज से अपने आप गाने लगा था, छोटी सी एज से। तो आजकल के बच्चों में वो कॉन्फिडेंस आ जाता है। दूसरी बात, पहले के लोग इतना अपने बच्चों को प्रोत्साहित नहीं किया करते थे जितना आज के माता पिता अपने बच्चों को, क्योंकि क्या है, सभी लोग जान गए हैं, दो संतान हो, कम संतान हो, और उनको अच्छा बनाना है, तो सभी लोग ध्यान दे रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर एक और बात और कहना चाहूंगा कि जब आप स्टेज में किसी भी लाइन में किसी भी क्षेत्र में परफॉर्म करते हैं, तो आप एक चीज का विशेष ख्याल कीजिए कि आप पहले सुनना सीखिए। जो भी आपको मंच पे लाता है, यदि आप उसे सुनते हैं तो आप द बेस्ट परफॉर्म कर पाएंगे। देखिए मैं आपसे एक बहुत अच्छी चीज यहाँ, मतलब ये शो शुरू हुआ लकी सुंदरानी जी की वजह से, उन्हें भी थैंक्स। और ये शो वहीं से ऑपरेट हो रहा है। तो वो भी यही है कि हम जब जाते हैं तो एक्चुअली में हमारा प्रोड्यूसर हमसे क्या चाहता है, क्वेश्चन यहाँ आता है। मैं तो बहुत अच्छा लिख लूंगा, मैं ये कर लूंगा, मैं म्यूजिक बना लूंगा, मैं ये कर लूंगा, लेकिन हम जब वहां जाते हैं तो हम ये देखते हैं कि सर ने मतलब जो इतनी सारी फिल्में बनाते हैं, इतने सारे गाने बनाते हैं, आज हमको हमारी टेबल के सामने अगर उन्होंने बैठाला है तो वो मुझसे क्या चाहते हैं, मतलब उनके दिमाग में क्या है कि जो मुझसे लिखवाना चाहते हैं, जो मुझसे बनवाना चाहते हैं, ये तो जब मैं उनको सुनूंगा, उनके परफेक्शन को जानूंगा तो ही लिख पाऊंगा। तो इस तरह से होता है कि हम पहले किसी को सुनना सीखें। और आजकल एक बहुत कमी देख रहा हूं दोस्तों, मैं नए बॉयज से कहना चाहूंगा और गर्ल्स से भी, कि 4 दिन के शो में आप यदि अपने आप को परिपूर्ण समझते हैं, तो आपको बताऊं कि रफी जी भी जाते जाते कह गए थे, और किशोर जी भी, कि मुझ में अभी बहुत कमियां हैं, मुझे सीखना है। तो जब रफी, मुकेश और सारे लोग सीख रहे हैं, तो हम टैलेंटेड कहाँ हैं? हम भी अभी सीख रहे हैं, मतलब जितना आप संघर्ष बात करेंगे तो उतना सही आप सीखें। है। ये बात सही है, मतलब सीखने की एक तो उम्र भी नहीं होती है, और मतलब सीखने की चीज़ जो है, वो कभी पूरी भी नहीं होती है। ये सतत प्रक्रिया है एक प्रकार से। जी जी। अब ये जानना था भैया कि जो आपको आपका जो पहला परफ़ॉर्मेंस था, वो याद है क्या? देखिए मेरे फर्स्ट परफॉर्मेंस तो ऐसे स्कूल में थे जो ना के बरोबर हैं, बट मेरा फर्स्ट परफॉर्मेंस जो था वो सिविल लाइन, पुलिस लाइन, जहाँ पर अभी महिला थाना है,
मेरा फर्स्ट परफॉर्मेंस वहीं हुआ था, माँ दुर्गा का एक है, तो वहाँ मुझे पहला ब्रेक मिला था एंकरिंग का, और वो मेरा पहला दौर था। और मेरा सबसे बड़ा उस समय का मतलब फर्स्ट शो था, जो हमारे आदरणीय यहाँ के अटल श्रीवास्तव जी हैं और श्री बी आर यादव जी, उस वक्त मैं उनकी फ्रेंड लिस्ट में हुआ करता था। तो उस वक्त हमारी एक सर्किल हुआ करती थी, छाया जैन, स्वप्निल शुक्ला, मोनू भैया, चिका वाजपेयी, एक ग्रुप हुआ करता था। तो उस वक्त मैं उनके ग्रुप का मतलब 2-3 आर्टिस्ट थे हम, जैसे छाया जैन में तो एक आर्टिस्ट था। तो उस वक्त का सबसे बड़ा शो था, बिलासपुर शहर का सबसे बड़ा शो, शायद आपको याद होगा, अरपा महोत्सव, जो नदी में हुआ था और 3 साल तक कंटिन्यू हुआ था। तो हमारी लाइफ का सबसे बड़ा शो वही था, जहां हमने सबसे ज्यादा गैदरिंग देखी थी। उसके बाद तो जीवन में काफी शो रहे, कहीं 50,000 पब्लिक, कहीं 5,000, तो कहीं 500, तो कहीं 50 में भी गाया है। तो पब्लिक से मुझे फर्क नहीं पड़ता, हमको अपने परफॉर्मेंस से मतलब होता है कि कितनी पब्लिक है वो नहीं, हमको परफॉर्म क्या करना है ये देखना है। और स्टेज पर जो आपका मतलब जो एज अ परफॉर्मर जो पहला सॉन्ग था, वो मतलब देवी गीत था या कोई ऐसा फिल्मी सॉन्ग था? देखिए, एज ए परफॉर्मर तो मतलब मैं, जैसे कि मैंने राजेश मिश्रा जी भी आए थे, तो पहला सॉन्ग भजन में मैंने पंखेड़ा गाया था। मेरा भजन में पंखेड़ा था, और मैं मुकेश जी को फॉलो करता हूँ, और मुकेश जी और किशोर जी को। तो माफी चाहूंगा, किशोर जी का नाम आ गया, सुरेश वाडेकर जी, मुकेश जी और नितिन मुकेश, और ये सब मेरी वॉइस से टचिंग होते हैं। या एक भाषा में कहा जाऊं कि छत्तीसगढ़ी अगर टचिंग लेते हैं तो देवेश शर्मा जी बहुत ही मेरे आदरणीय बड़े भाई हैं, वो भी बहुत जल्द आने वाले हैं, नवरात्रि में बिजी थे। तो ये जो एक वॉइस टचिंग होती है ना, मैं स्तर की बात नहीं कर रहा हूँ, दिलीप सड़ंगी, देवेश जी ने तो काफी नाम कमाया छत्तीसगढ़ी क्षेत्र में। एक जो हमारी वॉइस टचिंग है जी वो कॉमन कॉमन रेंज की है, तो हमें वो गाने गाने चाहिए जो हमारे गले को शूट करते हैं। तो पहला गाना पंखेड़ा था, फिर जोशे जवानी, ऑर्केस्ट्रा लाइन में मेरा पहला गाना। हर स्टेज में वही एक गाना गाते थे, फिर हमको एक गाने का मौका मिलता था काफी साल तक, तो एक ही गाना चला। और फिर जब जैसे कि मैंने आपको बताया कि 97 के बाद जो जागरण का दौर आया, तो वो एक अलग दौर था, तो फिर उस दौर में हम रम गए कि माता जी। जागरण एक अलग। और ये था कि जैसे अभी अपने प्रोग्राम के बारे में आप बताए थे, 3 भाषाओं में है अपने प्रोग्राम। जी, टोटल मैं करीबन 5 भाषाएं जानता हूँ। हेलो, हेलो। हेलो, आवाज़ थोड़ा कट रही है। जैसे जी, जी। जी, ये कह मैंने रहे थे आपका कि जैसे अपने क्वेश्चन। प्रोग्राम 3 भाषाओं में है, शो मतलब ये चल रहा है जो अपना प्रोग्राम है। जी, जी। आवाज़ कट रही है। देखिए, आपका कुछ नेटवर्क इशू है, इस वजह से है। चलिए कंटिन्यू करते हैं। जी, जी, जी। 3 भाषाओं के शो के विषय अभी में बताना चाहूंगा। एक्चुअली मैं 5 भाषाएं जानता हूँ, बुंदेलखंडी क्योंकि मैं वहाँ, मेरा जन्म वहाँ हुआ है, और छत्तीसगढ़ी क्योंकि हम यहाँ रहते हैं, जी, जी, इसलिए एक्चुअली छत्तीसगढ़ी। यही जानना चाह छत्तीसगढ़ी रहे थे इसलिए कि आती आपका है, जन्म कहाँ से और है? जन्म मेरा बुंदेलखंड में हुआ, आज भी मेरा वहाँ घर है। तो बुंदेलखंडी आती है, छत्तीसगढ़ी आती है क्योंकि मैं हिंदी हूँ तो हिंदी आती है, और उसके अलावा मैं पंजाबी बहुत अच्छी बोल लेता हूँ। मेरे पंजाबी दोस्तों से टर्म्स हैं, पंजाबी अच्छी गा लेता हूँ टोन में। और मैं लेखनी लेखनी में बोली जाए तो छत्तीसगढ़ी, हिंदी और सिंधी, क्योंकि मैं खुद सिंधी हूँ तो इसीलिए सिंधी लैंग्वेज भी आती है। तो ये 2-4 भाषाएं मुझे वरदान में मिल गई हैं, तो ये वरदान है। तो ये शो चालू भी मैंने इसलिए किया कि यदि हमें 3 लैंग्वेज आती है, और मेरा प्रॉब्लम भी था क्योंकि 3 अलग से चैनल क्रिएट करना और 3 पेजेस न्यू तरीके से क्रिएट करना चाहता, तो मैं अपनी आईडी से इसे आगे बढ़ा सकता था। मेरे लिए नया प्रॉब्लम आ रहा है। तो आप सभी लोगों से, दोस्तों से यही चाहूंगा कि टैलेंट्स ऑफ इंडिया एंड टैलेंट्स ऑफ सीजी स्टार, ये हमारे जो 2 शो हैं हमारे छत्तीसगढ़ी कलाकारों के लिए, ये एक ऐसा मंच है और ऐसे मंच की तैयारी है जिसमें आप कभी भी आकर अपने गीतों की जानकारी दे सकते हैं, अपने बारे में बता सकते हैं, आपको यहाँ से प्रमोट किया जाएगा। इस शो का सबसे मुख्य उद्देश्य यही है कि कलाकारों का प्रमोशन करना, कलाकारों को एक मंच देकर उनके जरिए, क्योंकि इस शो से
छत्तीसगढ़ की और मध्य प्रदेश की जितनी कंपनीज हैं उनसे हमने बात की है, तो सारे लोग देखेंगे ये शो, उनको फॉरवर्ड होते हैं हमारे, तो बेनिफिट सभी को मिलेगा। तो हमारे शो का मुख्य उद्देश्य यही था कि कलाकारों को एक मंच मिले और सभी का प्रमोशन हो, और इस शो के जरिए आप छत्तीसगढ़ी टैलेंट्स ऑफ सीजी स्टार के जरिए आप टैलेंट्स ऑफ सीजी स्टार के जरिए आप छत्तीसगढ़ के बेहतरीन कलाकारों को भी देखेंगे हमारे साथ आने वाले समय में, और जो नई प्रतिभाएं हैं नो डाउट हम उन्हें भी ब्रेक देंगे, और यदि हमको लगता है कि वो किसी कंपनी में गा लेते हैं तो नो डाउट उनके लिए मैं जरूर लकी सर को या जो और कंपनियां हैं उन्हें जरूर कॉल करके उनका कांटेक्ट करवाऊंगा। और एक बात बिल्कुल याद रख लीजिए दोस्तों, इस चीज के लिए राज केसवानी आपसे किसी भी प्रकार की राशि या पैसे नहीं लेता है और ना ही लेगा। तो नो डाउट आप आइए मेरे पास और बेहिचक आइए, और अगर मेरे जरिए 2 कलाकार आगे बढ़ते हैं तो ये मेरी खुशी रहेगी। और उपकार जी आपको बता दूं कि जागरण के क्षेत्र में कई कलाकार ऐसे हैं जो मुझसे सीखकर आज बेहतरीन कार्यक्रम अलग करते हैं, और ये मेरी खुशी होती है कि मेरे जरिए कोई आगे बढ़ा। तो अगर मेरे जरिए कुछ कलाकार और आगे बढ़ते हैं, उन्हें मुकाम मिलता है, उनको मैं कांटेक्ट दिलाता हूं, तो आप बिल्कुल निस्वार्थ, हमने ये शो चालू किया है, आपको कहीं ये मन में दिलाने की जरूरत नहीं है कि हम आपसे कोई चार्जेस लेंगे। आपको हमारे शो में आने की चार्जेस नहीं है, आपको यदि हम किसी से मिलाएंगे तो चार्जेस नहीं, आप में टैलेंट होना चाहिए। मुझे आपसे बस वो चाहिए कि अगर आप में किसी भी प्रकार का टैलेंट है, और उपकार जी यहाँ एक और बता दूं कि यहाँ सिर्फ गीतकार, संगीतकार या गायक, डांसर नहीं आएंगे। टैलेंट्स ऑफ इंडिया में अगर किसी के अंदर स्पोर्ट संबंधी क्षमता है, या कोई स्पोर्ट में है आगे, या कोई बहन मेकअप आर्टिस्ट है या कुछ है, या कोई डिजाइनिंग करती है, कोई पेंटर है, कोई चित्रकारिता करती है, तो इन सारे कलाकारों को भी इस मंच पर मौका दिया जाएगा। नो मतलब आप अगर ये सोच रहे हैं कि ये सिर्फ गीतकारों के लिए और सिंगर्स के लिए बना गया है टैलेंट्स ऑफ इंडिया, टैलेंट्स मतलब आपके अंदर जो भी टैलेंट्स होगा तो आप टैलेंट्स ऑफ इंडिया के इस मंच पर जरूर आएंगे। थैंक यू भरत लाल जायसवाल जी। किसी भी प्रकार जी मतलब जी आप में किसी भी प्रकार के टैलेंट है, आपको स्टेज में स्थान मिल जाएगा। जी, जी बहुत जी अच्छा है। मतलब एक हमको पर्सनली हम इस बात को बोल रहे हैं कि हमको बहुत ही अच्छा लगा भैया, क्योंकि सच में इस प्रकार के का मतलब प्रोग्राम एक तो बनते बहुत कम है। और अभी आपने जो शब्द बोले कि निस्वार्थ वाली बात, तो हमारे शरीर में झुनझुनी आ गई। मतलब सही चीज़ है कि मतलब निस्वार्थ भाव से सेवा करना भी, मतलब आजकल ये सब देखने को कम ही मिलता है भैया। इसके लिए बहुत आप मतलब बधाई देखिए के पात्र हैं, धन्यवाद के पात्र हैं। हाँ, और देखिए आपको एक बात कहना चाहूंगा, निस्वार्थ कहीं कुछ नहीं होता है, कहीं ना कहीं किसी न किसी से बेनिफिट होता है। मैं शो करता हूँ और शो नहीं, में नहीं, जो जो आप भी, जी, हाँ जी, देखिए नहीं शो बेनिफिट्स तो शो हैं, शो बेनिफिट्स में तो रोजी हैं, लेकिन जो जैसे कि आप शो में जो रोजी रोटी है वो ईश्वर परमात्मा हमें, जो हमारी हमारे हक का जो है वो हमें मिल जाएगा। और हो सकता है कि मेरा गीत कोई और गाकर जैसे कि आपने कहा ना उस, कि प्रमोट, हाँ, ये बात तो सही है। हाँ प्रमोशन तो जैसे आपने नो कहा ना डाउट, प्रमोट करने वाली बात, तो आजकल टैलेंट्स कलाकारों के क्योंकि लिए आजकल टैलेंट्स देखा ऑफ, ही नहीं गया है कि आप टैलेंट को टैलेंट्स ऑफ इंडिया, टैलेंट्स ऑफ सीजी स्टार, ये 2 ऐसे शो हैं, और एक सिंधी भाषा में भी है जिसकी जानकारी मैं दे रहा हूँ आपको। सिंधियत जी शान, एक्चुअली नाम अलग रखा है हमने उसका कुछ हटके। तो ये 11 बजे चालू होगा रात को आने वाले समय में, 9 बजे छत्तीसगढ़ी में और 10 बजे हिंदी भाषा में चालू होगा। तो इसका मुख्य उद्देश्य है कि आप हमारे शो पर आइए। मेरे जो ऑडियंस है, मेरे जो क्लाइंट हैं, बहुत वीआईपीज हैं, और वो हमारा शो नहीं देख पाते हैं लेकिन मुझसे जुड़े हैं, टच में रहते हैं, लाइक कमेंट जरूर नहीं करेंगे लेकिन आपको वो देख रहे हैं। ये आपको मैं बता देना चाहूंगा कि जो कंपनीज या जो भी जुड़े हैं हमारे साथ, बिजी रहते हैं वो लोग, लेकिन उनकी नजर रहती है कि हम क्या कर रहे हैं। तो आप लोग हमारे शो में जरूर आइए और जुड़िए आप लोग, और जितना हो सके शेयर कीजिए। जी एक प्रश्न और था कि जैसे जो भाषाओं के लिए बोले कि अलग-अलग भाषा, 3 भाषाएँ हैं, मतलब ये अपने छत्तीसगढ़ी हो गई, आप एक सिंधी बोले, है ना? और हिंदी बोले, तो ये जैसे ये अलग-अलग कॉन्सेप्ट, मतलब जैसे मान लीजिए आज किसी एक प्रोग्राम में एक कलाकार से मिलाए, फिर दूसरे से मिले, ऐसा चलेगा कि एक ही अ, प्रोग्राम को 3 भाषाओं में डब के टाइप से रहेगा?
नहीं नहीं जी, इसमें यह रहेगा कि टैलेंट्स ऑफ सीजी स्टार जो 9 बजे चालू होगा, जी जी। उसमें छत्तीसगढ़ी कलाकार आएंगे। वो छत्तीसगढ़ी भाषा में ही होगा। जैसे मैं आपसे अभी हिंदी में लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ, तो हिंदी वो में जी छत्तीसगढ़ी जी। भाषा में ही होगा और छत्तीसगढ़ी में ही चलेगा। और हिंदी में तो इंग्लिश वगैरह थोड़ा जो है, या जो भी मिक्स कर सकते हैं अपन, क्योंकि टैलेंट्स ऑफ इंडिया पूरा पेज है। कॉमन है। टैलेंट्स, कॉमन हाँ, है। टैलेंट्स ऑफ टैलेंट ऑफ सीजी स्टार कॉमन है, क्षेत्रीय भाषा के ऊपर आधारित है। तो उसमें जो हमारे पास, जैसे कि मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ कि आदरणीय देवेश शर्मा साहब और राकेश शर्मा जी दोनों भाषाओं में गाते हैं। तो देवेश शर्मा जी और राकेश शर्मा जी, तो राकेश शर्मा जी से आपकी परसों मुलाकात होगी हमारे शो में, टैलेंट्स ऑफ इंडिया में, हिंदी भाषा के शो में। तो वो हमें अपने हिंदी गीत सुनाएंगे, हिंदी गीतों के बारे में बताएंगे। उनकी फिर से आपकी मुलाकात हो सकती है टैलेंट्स ऑफ सीजी स्टार में छत्तीसगढ़ी भाषा में, वहां छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज चलेगी। उसी तरह से रात को 11 बजे सिंधी आर्टिस्ट जो आएंगे, तो उनकी लैंग्वेज, उनका पैज अलग बनाया गया है। और यही मेरी तकलीफ थी कि 3 लैंग्वेज को मुझे अलग अलग इसलिए करना पड़ा कि सबकी ऑडियंस अलग अलग होती है। तो ये मेरी जी जी, नई इसमें मेहनत हो रही। जी जी बोलिए। बीना बीना चौबे जी एक फरमाइश कर रही हैं, और हम बोलने ही वाले थे कि हम लोग बात बहुत देर से कर रहे हैं, हम गाना सुनना चाह रहे थे आपका, वहाँ से फरमाइश भी आ गया। कोई भजन गा सकते हैं सर? जी वीना जी, मैं आपको एक अपना भजन सुना रहा हूँ। हाँ, जैसे कि कल दशहरा था और ये मेरा लिखा हुआ है, बट इसे गाया है स्वेच्छा साहू जी ने, और इसे संगीत दिया था मेरे साथ छत्तीसगढ़ के सुपर स्टार संगीतकार सूरज महानंद जी ने। तो ये गीत हमने अचानक बनाया था, रात को बैठे थे, लकी सर की कॉल आई कि कल राम मंदिर बन रहा है, फैसला है, तो 2 दिन के अंदर हमें गीत बनाना है। तो ये एक भजन आपको सुनाता हूं मैं। भारत की धरती पर भगवा फिर से हम लहराएंगे, राम राज फिर लाएंगे हम, राम राज फिर लाएंगे। हर हिंदू के दिल में राम के नाम की अलख जगाएंगे, राम राज फिर लाएंगे हम, राम राज फिर लाएंगे। भारत की इस धरती पे भगवा फिर से हम लहराएंगे, राम राज फिर लाएंगे हम, राम राज फिर लाएंगे। ये भजन आप देख सकते हैं, राम राज फिर लाएंगे, यूट्यूब पर है ये भजन। आप, और बहुत अच्छा प्यारा गाया है हमारी नन्ही सी गुड़िया ने, और वो भी बहुत जल्दी उसकी भी मुलाकात आपसे कराएंगे हम। चलिए, इस प्रोग्राम में हम लोग बहुत अच्छे-अच्छे कलाकार से मिल पाएँगे। एक चीज़ और है, आप अभी तो भजन हुआ एक आध, और जैसे आप बोले मुकेश जी आपके मतलब दिल से लगे हुए हैं, तो कुछ मुकेश जी के गीत हो जाएँ एक आध, जो आपको बहुत जी, ज़्यादा मतलब आपके दिल के करीब, वो सब जो जिनको हम पसंद करते हैं, वो तो सभी गाने उनके अच्छे लगते हैं। मुकेश जी के गीत के लिए आप 5 मिनट वेट कीजिए, मैं आपको लाइव दिखा देता हूँ। तब तक आप कोई और क्वेश्चन कीजिए। अच्छा, तो वो मैं लोड कर लेता हूँ उस सॉन्ग को। ठीक है ना, ठीक, ठीक। तो ये क्या था कि मतलब जैसे म्यूज़िक आप मतलब जैसे क्लासिकल बेस मतलब उसको सीखे हैं कि क्या अ, बोलना चाहिए? देखिए, एक्चुअली में क्या था कि जैसा कि मैंने बताया कि मेरा क्षेत्र ही अलग था और मेरी अ, दिशा अलग थी, क्योंकि मैं शुरू में मिमिक्री आर्टिस्ट बनना चाहता था, एक्टिंग करना चाहता था, यंग था, हीरो हीरो बनना चाहता था। मतलब सपने होते हैं इंसान के, उड़ान। तो उस वक्त तक का जो दौर था, तो जो मेरा सीखने का, जो सीखने की मेरी उम्र थी, तो वो तो गुजर गई। लेकिन काफी अच्छे अच्छे चक्रवर्ती मैडम और यहाँ पर और भी जो क्लासिकल वाले हैं, मैं उनसे टच में रहा। मैंने डिग्री नहीं ली है, लेकिन उनसे बहुत कुछ सीखा है। तो कहा जाए कि मेरे पास डिग्री नहीं है क्लासिकल की, लेकिन मैं सारे राग और सारी चीजें, इन सब का मुझे अनुभव है, और काफी समय तक मैं कलाकारों के बीच में रहा, और उनके साथ रह रह के भी मतलब काफी कुछ सीखने को मिला मुझे। तो मेरे पास डिग्री नहीं है कि मैंने डिप्लोमा किया है, बट मैं उनकी संगत में रहा, क्लास लेने भी गया करीबन साल 2 साल। बट
एक डिप्लोमा नहीं है, क्योंकि मेरे तब तक बच्चे भी हो चुके थे, आपको बताना चाहूंगा। तो काफी चेंजिंग का माहौल था कि फिर बच्चों के लिए सोचें कि हम कहीं जाएं कुछ सीखने। नहीं, ये तो खैर ये तो योग्यता वाली बात है, क्योंकि आपके अंदर योग्यता नहीं होगी तो आप मतलब इसको दिखा नहीं सकते। डिग्री हाँ, तो खैर एक प्रकार से हाँ, बाकी कागज है, तो कागज बाकी के तो आप मामले में लोगों तो से, होना नहीं, क्योंकि हाँ, आपको तो स्टेज पर परफॉर्म करना है। बाकी आप लोगों से एक बात जरूर कहना चाहूंगा दोस्तों कि अगर सिंगर बनना है तो 3 साल अपने दीजिए जरूर क्लासिकल को, क्योंकि आप वहां कट जाएंगे। स्टेज में गा लेंगे, पार्टीज में गा लेंगे, लेकिन जब आप स्टूडियोज में जाएंगे, जब आप रियलिटी शो में जाएंगे, तो वहां आपकी कटिंग हो जाएगी। क्योंकि हिंदुस्तान में एक से एक सिंगर हैं, और ये भी कहना चाहूंगा ऐसे ऐसे सिंगर भी हैं गली गली में और हर शहर में, जिन्हें ब्रेक नहीं मिला है, लेकिन वो बॉलीवुड के सिंगरों से अच्छा गाते हैं। तो वो एक किस्मत की बात होती है, लक और मुकद्दर की बात। तो क्लासिकल जरूर कीजिए, ज्यादा नहीं, 5 साल का कोर्स नहीं करते हैं, 3 साल का कीजिए। 3 साल में आप इतना सीख जाते हैं, 2.5 साल 3 साल में, कि आपको बेसिक पता होता है कि हमें कहाँ से सुर कहाँ से लगाने हैं और क्या क्या है, जो थोड़े बहुत गाने के लिए आप पर्याप्त सीख जाते हैं। तो क्लासिकल जरूरी है। और उसी तरह जैसे भारतीय नृत्य की बात आती है, जैसे कल हमारी साथ थी एकता जी, तो वहां भी यही बात आती है कि कथक या कोई डांस कोर्स बॉलीवुड के, तो आप जैसे कुछ चीजें आपको एक और बता दूं कि आप समझते हैं जो फिल्मों में हीरो और हीरोइन काम करते हैं, तो उनके पीछे उनकी मेहनत और लगन के बारे में मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर माधुरी दीक्षित है तो उसने कथक किया, मीनाक्षी शेषाद्री जी जो एक बहुत अच्छी हीरोइन थी हीरो पिक्चर से, तो उन्होंने पूरी 5 साल का उनका अलग से कोर्स था कथक का, मतलब क्लासिकल का। तो ऐसे ही मतलब मैं अलग अलग मेहनत करके अलग अलग पार्ट करके हीरोइन बनते हैं, कोई सीधा फिल्मों में जाके हीरो नहीं बन जाता है। तो हर क्षेत्र में अगर उसको स्विमिंग करनी है तो स्विमिंग सीखना है, मतलब बहुत कुछ सीखना पड़ता है। आसान लगता है कि आप जंप कर गए समुंदर में, और बाइक चलानी है तो बाइक सीखनी होती है। और आपको बता दूं, एक ओमपुरी साहब की फिल्म आई थी जिसमें उन्होंने रिक्शा चलाई थी, तो उसके लिए वो 15-15 दिन सुबेरे उठ के रिक्शा चलाया करते थे, 2 लोगों को बैठाल के। तो 15 दिन रिक्शा चलाने की प्रैक्टिस की थी उन्होंने। तो कहना रिक्शा चलाने की भी प्रैक्टिस करनी है, तो तब जाके वो एक सीन में रिक्शा चलाते हैं 15 मिनट। तो सब कुछ आसान लगता है, 5 मिनट का गाना होता है दोस्तों, लेकिन उसके लिए मेहनत बहुत लगती है, काफी दिन खैर की ये बात तो मेहनत। सच है। देख मतलब मेहनत तो लगेगा ही, क्योंकि देखने वाले को लगता है बहुत आसान है, और जो मतलब एक प्रकार से आलोचना करने वाले होते हैं, बिना मतलब की आलोचना, आलोचना भी हमारे लिए फायदेमंद होती है, लेकिन बहुत लोग बिना मतलब की आलोचना करते हैं, उनके लिए बहुत आसान होता है कुछ भी कहना। और कहीं हम भी पढ़े थे कि मतलब कुछ बोलना अलग बात है, दो शब्द बोलना अलग बात है, खास बात बोलना अलग बात है, तो ये सब अलग होता है, परफॉर्मेंस देना अलग बात है। तो एक चीज़ और है, मिमिक्री आर्टिस्ट वाली बात बोले थे जैसे आप भी, तो जैसे अपने सुदेश भोसले जी हैं, तो गायक भी हैं, मिमिक्री आर्टिस्ट भी हैं। तो जैसे कि ये कहीं पर ऐसा वो मतलब क्रॉस नहीं करता है कि मतलब गाते समय मतलब मिमिक्री हो जाए ऐसा कुछ कोई गाने में? नहीं, यहाँ मैं क्योंकि आपको एक मिमिक्री चीज, जैसे कलाकार के हिसाब से तो, कलाकार के यहाँ मैं हिसाब से आपको जो बॉलीवुड में गा रहे हैं। यहाँ मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज जी जी बता रहा हूँ। सोनू निगम जी का एक सॉन्ग आया था, तीसमार खां में, आपने शायद सुना होगा, तीसमार खां। जी सुना होगा या जी हमारे जी ऑडियंस ने सुना होगा। सोनू निगम ने उसे अपनी 5 वॉइस में गाया है। जी जी तो उन्होंने वहां कहा था कि नहीं, मैं दूसरे से इस चीज को नहीं कराऊंगा। वहां टुकड़ा था जो आपने देखा होगा, तीसमार खां, ऐसा कुछ था वहां पर। तो हम्म, ये ये स्वयं सोनू निगम जी ने मिमिक्री की है। लोगों को नहीं पता कि सोनू निगम जी ने ही इसे गाया होगा, बट ये मिमिक्री होती है। तो कई सिंगर जहाँ मिमिक्री, जैसे कि आपको बता दूं कि सुदेश भोसले जी ने अमिताभ जी के बहुत सारे सॉन्ग गाए हैं। और बहुत सर। हाँ, यहाँ आपको एक बात बहुत अच्छी बताना चाहूंगा कि जहां तक होता है कि थोड़े से कमजोर होते हैं सिंगर जो मिमिक्रीज करते हैं, ये आपको क्लियर कर देता हूँ। क्योंकि सिंगिंग एक अलग लेवल है और साथ में मिमिक्री एक अलग लेवल है। तो मिमिक्री करने वाला शख्स जो, क्योंकि उसका सारा ध्यान कॉमेडी और उसमें रहता है,
तो वो जी। थोड़ा सा सिंगर की अपेक्षा अगर वो ध्यान नहीं देता तो थोड़ी सी लेकिन काफी हैं। तो ये मिमिक्री में ही आता है, जैसे सोनू निगम जी, कपिल जी भी बहुत अच्छा गा लेते हैं। और मिमिक्री आर्टिस्ट में जी। जैसे अब कहा जाए कि राजू श्रीवास्तव जी, तो मैं उन्हें बहुत पसंद करता हूँ, राजू श्रीवास्तव जी को। और मेरे साथ, मैं उनके साथ भी रहा हूँ, एक दो शो में मौका मिला है मुझे। तो मिमिक्री का भी एक अलग अलग पड़ाव होता है। अच्छा, मिमिक्री में भी ऐसा है, तो दो तरह के मिमिक्री होते हैं। कई लोग फिल्मी सिंगर्स की कॉपी करते हैं। मिमिक्री का अर्थ जी। होता है कि एक कॉमेडी और एक आप दूसरे की वॉइस को कॉपी कर रहे हैं। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज और सिंगर्स के बारे में बहुत अच्छी बताना चाहूंगा कि जो आपने कहा कि क्लासिकल और मिमिक्रीज, तो जब रिकॉर्डिंग में हम जाते हैं पहली बार, जो मिमिक्री आर्टिस्ट या जो सिंगर जाते हैं, तो रिकॉर्डिंग में आपको बताना चाहूंगा कि जब हम रिकॉर्डिंग करते हैं तो वहां हमारी असलियत पता चलती है कि हम कितने पानी में हैं और किस सॉन्ग को कैसे गा रहे हैं। तो जब मेरी फर्स्ट रिकॉर्डिंग थी, तो सतीश जी हैं, उड़ीसा के रिकॉर्डिस्ट हैं बहुत। वहां से फिर मैंने एक नई चीज सीखी थी, उपकार जी, मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ। वहां से मैंने किसी कलाकार को कॉपी करना छोड़ दिया था। और ये बात है सन 2002 या 3 की। तो वहाँ मेरी एक रिकॉर्डिंग थी कैसेट की, छत्तीसगढ़ी कैसेट की, एल्बम की। तो उन्होंने मुझे बताया था कि यदि आप कॉपी करोगे, आप अपनी आवाज को नहीं पहचानते हो। मतलब मैं अपनी कमी बता रहा हूँ आपको पब्लिक के सामने, ताकि दूसरों को काम आ जाए कि आप गाते तो हो, लेकिन कभी आप मुकेश स्टाइल बन जाते हो, कभी आपकी इस किशोर की टाइप के अंदाज में गा रहे हो, कभी आप किसी के अंदाज में, तो आपको अपनी वॉइस की पहचान ही नहीं है। तो मैंने उनसे एक हफ्ते का समय लिया था। तो फिर बाद में वो रिकॉर्डिंग हुई। वहां से मैंने अपनी वॉइस में गाना शुरू किया। फिर मैंने जागरण भी किया, तो अपनी वॉइस में गाना शुरू किया। कुछ फोक कार्यक्रम भी हम करते हैं, जैसे सिंधी वगैरह में, तो फोक वॉइस में हमने गाना शुरू किया। सिर्फ कोशिश करते हैं कि स्टेज पे कॉपी करने, ऑर्केस्ट्रा में कॉपी करने की कोशिश करते हैं। बट कॉपी से बेटर अब तो जमाना आ गया, लोग हमारी वॉइस सुनना चाहते हैं, सिंगर की वॉइस सुनना चाहते हैं। तो अपनी आवाज में गाइए आप, द बेटर जो आपकी वॉइस है। अगर आप सिंगिंग करना चाहते हैं भविष्य में और सिंगर बनना चाहते हैं, तो मैचिंग करने की कोशिश अब मत कीजिए कि मेरी वॉइस सेम लग रही है कि नहीं। वो कोशिश मत कीजिए, क्योंकि अब वो दौर खत्म हो गया। आप गाइए, आपके सुर, आपके ताल सब परफेक्ट हैं, तो लोग पसंद करेंगे, नो डाउट। अब तो यूट्यूब चैनल आ गए, सब अपने अपने। आजकल तो एडवर्टाइज का बहुत मतलब माध्यम मिल गया है आदमी को अपने अपना प्रचार करने के लिए। एक चीज़ और है कि जो बोले आप कोई अभी हम लोग सॉन्ग वाली बात कर रहे थे, अभी आप बोले कि मुकेश जी का बाद में बताएँगे। तो अभी जो बोले आप, जो आप गाना गाए थे जो ये स्टूडियो में, तो उसके जी 2-4 लाइन सुनाएँगे? हाँ जी, वो बहुत अच्छा सॉन्ग था। और वो कैसेट कंपनी एक्चुअली बंद हो गई है, लेकिन वो सॉन्ग बहुत अच्छा था। उस सॉन्ग को हम री रिकॉर्ड करने की कोशिश करेंगे। आप कोरबा गए हैं, उपकार जी? जी? कोरबा गए हैं जी, जी। आप? कोरबा, कोरबा। हाँ, घूम हाँ। जी हाँ, जी। मतलब ऐसे हाँ, तो घूमते हुए गए हैं, बाकी रुके नहीं हैं। कोरबा आप साइड गए हैं। सरमंगला मंदिर देखे होंगे आप। उतना मतलब नहीं, मेरा खाली 1 दिन का रूट था, उसमें गए थे, ऐसे नहीं घूमे हैं। जी, जी। एक मेरा गीत था जी। सरमंगला माई के ऊपर। जी। तोर भुइया माँ उपजे कोयला, हीरा बिजरी पानी वो। तोर भुइया माँ उपजे कोयला, हीरा बिजरी पानी वो। तुल बंदों ताई वो, सरमंगला भवानी। तुल सिमरों ताई वो, सरमंगला भवानी। जब ले दाई अपन रूप लाते हाँ सब ल दिखाए। छत्तीसगढ़ माँ कोरबा शहर के तेहा भाग जगाए। तोर महिमा हवे अरबर भारी, तोर महिमा हवे अरबर भारी। ऐसन दिए निशानी वो, तुल बंदों दाई वो, सरमंगला भवानी। काफी अच्छा गीत था, उस वक्त लोगों ने पसंद किया था, कोरबावासियों ने भी। और कोरबा में इस जस के माध्यम से मैंने बहुत शो भी किए थे उस वक्त। ठीक है, गीत तो अच्छा था, उस वक़्त वाली बात नहीं, अभी भी अच्छा लगा, अभी भी मतलब अच्छे लगे वो गाने। और मुकेश जी की बात तो रह ही गई।
मुकेश जी की हाँ, जीत की बात। मुकेश जी की बात चलिए मुकेश जी का। जो आपके सबसे फ़ेवरेट हो, मतलब हालाँकि जो हम जिनको पसंद करते हैं उनके सारे हमको सॉन्ग्स अच्छे लगते हैं, लेकिन फिर भी जो एकदम से जो दिल के करीब हो आपके? चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद तुरंत आते हैं, आप लोग दोस्तों के सामने फिर से हाजिर होते हैं। आज मतलब ये हो गया है कि इंटरव्यू लेने वाले का इंटरव्यू हो गया है, तो ये सौभाग्य हमको मिला है। जी हाँ, चलिए आपके मन में अगर दो क्वेश्चन और हैं तो सुनाइए, फिर मैं आपको मुकेश का सॉन्ग सुनाता हूँ हमारे ऑडियंस को। जी। जी, जी, अभी स्टेज से रिलेटेड ही था क्वेश्चन हमारा कि जैसे स्टेज में तो आप लोग भी कई तरह के लोगों से मिलते होंगे, मतलब कुछ तो बहुत अच्छे रहते हैं, कुछ अजीबो-गरीब टाइप से रहते हैं। तो कोई कभी ऐसी घटना जो आपको मतलब या तो हँसी दिला दी हो खु मतलब या फिर ऐसा कोई घटना जिसमें कि बड़ा दिल को डर लग गया हो कि अरे! ये क्या हो गया? ऐसा कोई घटना जैसे अजीबो-गरीब घटनाएँ हो जाती हैं। हमारे आपके जैसे फैन्स होंगे तो कुछ अ, हालाँकि फैन्स को ये लगता है कि हम टच कर लें अपने जिनको हम चाहते हैं उनको छू लें, देख लें, तो वो तो होता है। लेकिन कोई ऐसी घटना या दुर्घटना जो सुखद घटना या कोई ऐसी दुर्घटना जो यादगार बन गई हो आपके लिए? देखिए अब काफ़ी सारी ऐसी घटनाएँ हैं हम हमारे हमारी भी लाइफ में, बट शो में जहाँ तक की है, बहुत सारी ऐसी घटनाएँ होती हैं क्योंकि कार्यक्रम में जाते हैं हम लोग। लेकिन जो हमारा दौर था उस समय का आपको शायद याद होगा कि ऑर्केस्ट्रा लाइन में अगर एक सिंगर भी आकर गा लेती थी तो लोग एक डांसर को भी अच्छी नज़र से लोग नहीं देखते थे, तो हम लोग नहीं ले जाते थे। और कई साल तक रिसेप्शन वगैरह में जब दौर चला तो हम लोग लेडीज सिंगर नहीं रखते थे, बिना लेडीज सिंगर के गा के पार्टियों में आ जाते थे क्योंकि वो दौर अलग था। आज लोग सम्मान करना समझ गए हैं, आज की जनरेशन, मैंने पहले भी शो में कहा है, इवेंट्स का टाइमिंग आ गया, लोग समझने लगे हैं। तो वो दौर अब नहीं रहा। पहले थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हम लोगों को अपने समय में हुआ करती थी कि लोग अलग अलग तरह के हुआ करते थे और वैसे ऑडियंस, और अब थोड़ा सा दौर अच्छा हुआ है और कोई भी लेडीज सिंगर एंकर अपने शहर से बिल्कुल बेबाक होकर हमारी सिटी में आ जाती है इवेंट में। तो ये सारे डिफरेंस अभी अभी बहुत आए हैं, इसके बारे में मैंने पहले भी बताया है। जी हाँ, एक समय रहा है मतलब बोलने में भी जैसे किसी से बोलते थे आप कि मैं गाने का शौकीन हूँ, मेरे को गीत गाना है, तो भी लोग अजीब टाइप से देखते थे। ये तो सही बात है, अरे गाना गाओगे, गाते हो तुम, गवैया बनोगे, इस टाइप का माहौल रहा है, सही है ये तो। लेकिन आजकल तो चलिए एक ऊपर वाले की दया से ऐसा माहौल बन गया है कि इसमें लोग अपना सब कुछ समझने लग गए हैं। ये प्रश्न देखिए तो क्या हो, बहुत हैं, टाइम बहुत निकलेगा अब आप।
नहीं, चलिए एक दो प्रश्नों के आपके और उत्तर दे देते हैं। और जी, जी। आइए, वीडियो अपलोड हो रहा है, तब तक आप एक दो क्वेश्चन जी, जी। कर लीजिए। ठीक है, तो ये कह रहे थे कि जैसे अपना एक चीज़ और है, जैसे तैयारी तो हम लोग को बहुत ज़रूरी रहती है कोई भी प्रोग्राम के लिए, तो आप कोई विशेष तैयारी करते हैं? जैसे हमको कल परफ़ॉर्म करना है मान लीजिए, तो आज की कोई विशेष तैयारी की? विशेष तैयारी, अगर कोई विशेष शो है तो विशेष तैयारी करनी होगी। और जी, जी। डिपेंडेंट ये होता है कि शो के ऊपर डिपेंड होता है। जो हम बार बार गा चुके हैं और जो हम बार बार गाते रहते हैं, उसकी तैयारी नहीं करनी पड़ती है। तो मेन ये होता है कि हम किस शो में जाते हैं, तो रिहर्सल और उस शो की तैयारी बहुत ज़रूरी रहती है कि हमको जो परफॉर्म करना है उसकी पहले से तैयारी, माइंड में सारी चीज़ें पहले से हमें रखनी पड़ती हैं। तो ये बहुत ज़रूरी होता है। आइए मुकेश जी का गीत देखते हैं। उपकार जी काफ़ी देर से बोल रहे थे। लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो। फिर से कहो, कहते रहो, अच्छा लगता है। जीवन का हर सपना अब सच्चा लगता है। क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो। तुम जान से प्यारे हो, अनजान हमारे हो। करोगे कब तक, बोलो कब तक। तो आइए दोस्तों, समय हो चला है और फिर मुलाकात करेंगे। और आपने सॉन्ग तो सुना ही होगा, तो अगर आपके मन में और कोई क्वेश्चन हो, सवाल हो, तो आप पूछ सकते हैं। और फिर विदा लेते हैं। शायद फिर मुझे कभी बताने का मौका ही नहीं मिलेगा अपने लिए। हाँ। तो हेलो। आइए दोस्तों, समय हो चला है। मुलाकात करेंगे कल फिर रात को 10 बजे, इसी समय, इसी टाइम, 10 बजे रात को। टैलेंट्स ऑफ इंडिया, सपोर्टिंग बाय सुंदरानी फिल्म्स, कॉन्सेप्ट बाय मनोज केशवानी एंड डायरेक्टेड बाय मी। तो आइए दोस्तों, हम बेहतरीन कलाकारों से आपकी मुलाकात कराते रहेंगे प्रतिदिन रात के 10 बजे। और थैंक्स टू उपकार शर्मा जी, आप हमारे शो में आए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको भी विदा लेते हैं आपको भी आज के इस बहुत-बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम। तो आपको भी आइए बहुत-बहुत दोस्तों, धन्यवाद ये अवसर हमको प्रदान किए। थैंक यू उपकार शर्मा जी। और आप आए हमारे शो में, इसके लिए बहुत बहुत हम आभारी हैं। और कल फिर मुलाकात करेंगे इसी समय 10 बजे रात को, एक नए कलाकार के साथ। निशांत जी, जो कि निशांत प्रकाश दिल्ली से हैं। जैसे कि आपने कहा कि मिमिक्री के बारे में, तो वो भी एक मल्टी आर्टिस्ट है, सिंगर भी है, मिमिक्री भी करता है। तो एक बेहतरीन कलाकार से, दिल्ली के कलाकार से आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं कल रात को ठीक 10 बजे। बने रहिए हमारे साथ, टैलेंट्स ऑफ इंडिया। थैंक यू उपकार शर्मा जी, आपका हृदय से शुक्रिया। तो आइए दोस्तों, चलते हैं और विदा लेते हैं आज के इस कार्यक्रम की।